हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जहां से आपके एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां से कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कहां पर गाया गया था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वैसे भी भारत का एक नागरिक होने के नाते, इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, इन्हें कब स्वीकार किया गया और आखिर इनका महत्व क्या है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, इनका अनुपात होता है 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर उसने ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को चेंज कर दिया। पहले उसने पूछा था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, और अब उसने चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लिया। ठीक है, उल्टा कर दिया है बिल्कुल। पहले लंबाई और चौड़ाई का पूछा था और अब चौड़ाई और लंबाई का पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा अनुपात 2:3, यानी कि चौड़ाई जो है ये तो 2 अनुपात में होती है और लंबाई 3 अनुपात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इसके जो मध्य में ये चक्र होता है, इसके अंदर जो रंग होता है वो आप देखते हैं कि गहरे नीले कलर का ये रंग होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गहरा नीला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अंदर कितनी तीलियां हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें जो अशोक चक्र है बीच के अंदर गहरे नीले कलर का, इसके अंदर टोटल 24 तीलियां होती हैं। ये जो इस तरह से तीलियां बनी हुई हैं, इनकी टोटल संख्या होती है 24। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके अंदर कुल 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, बीच में सफ़ेद और फिर सबसे नीचे हरा। और ये जो सफ़ेद वाला कलर है, इसी के अंदर होता है अशोक चक्र, जिसमें कुल 24 तीलियां होती हैं। और इस अशोक चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, वाराणसी से। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम लोग तिरंगा के रूप में जानते हैं, इसे पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, इस डिजाइन को पिंगली वेंकैया ने बनाया था और इसे भारतीय संविधान सभा ने सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान आप सबको पता होगा, जन गण मन अधिनायक जय हे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। जो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो राष्ट्रीय गान जो है ये सर्वप्रथम सन 1911 में कलकत्ता के अंदर गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। ठीक है, कहाँ पर, 1911 में कलकत्ता के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो जनगण मन है, ये सबसे पहले आप जानते हैं कि इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और ये बंगाली भाषा में उस समय लिखा गया था। ठीक है, बंगाली भाषा में लिखा गया था और इसके बाद इसे आबिद अली द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, आबिद अली के द्वारा हिंदी और उर्दू में इसका अनुवाद किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, इसका अनुवाद आबिद अली ने किया था हिंदी और उर्दू के अंदर। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा सन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे ठीक 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गान जन मन गण को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने के अंदर 52 सेकंड, यानी कि 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये है वंदे मातरम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी लग रहे होंगे आपको, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनके अंदर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी इन क्वेश्चन को अच्छे से देखा नहीं होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, ताकि सारे क्वेश्चन, सारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएँ।
भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है उसे 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है, इसी तरह से भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे 65 सेकंड के अंदर गाया जाता है। ठीक है, 65 सेकंड जो है ये एक आइडियल समय है, एक आदर्श समय है भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले सन 1896 ईस्वी के अंदर गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है। तो यहीं से संकलित किया गया है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो दैनिक कार्यक्रम हैं इनकी शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसी की धुन पर शुरुआत होती है आकाशवाणी और दूरदर्शन की। क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है जो कि वाराणसी के अंदर स्थित है, इसका जो आगे वाला भाग है, ठीक है, ऊपर वाला भाग जो है शीर्ष का भाग, इसे ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसका शीर्ष भाग लिया गया है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो यहाँ पर आप इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, इसके अंदर शेर भी आपको दिखाई देता है, एक सांड भी दिखाई देता है, एक घोड़ा भी दिखाई देता है, इसके अलावा एक हाथी भी आपको दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी हिरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने जानवर हैं, कुल कितने प्रकार के जानवर हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पर एक शेर है, एक सांड है, एक घोड़ा है और एक हाथी भी दिखाई देता है, लेकिन हिरण यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि इसके अंदर कुल 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है, एक साइड में, एक बिल्कुल सामने की तरफ और दूसरा इस साइड में। ठीक है, इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है और इसका मुंह बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पर 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा जो कि सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, इसमें कुल कितने शेर हैं? अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि इसके अंदर कुल कितने शेर दिखाई देते हैं, तो दिखाई तो हमें 3 ही देंगे, क्योंकि एक शेर पीछे की तरफ होता है, एक सामने होता है, एक साइड में, एक इस साइड में और एक पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ वाला हमें दिखाई नहीं देता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने शेर दिखाई देते हैं, तब हमारा आंसर होगा 3। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि कुल कितने शेर हैं इस स्तंभ के अंदर, तो 4 शेर हैं, क्योंकि एक पीछे की तरफ भी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त है? सो भारत का जो ये राष्ट्रीय संवत है ये है शक संवत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। शक संवत जो कि कुषाण शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी के अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, 78 ईस्वी के अंदर इसे कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था शक संवत को, और इसे भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा जो विक्रम संवत है इसे 58 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। ठीक है, और एक होता है हिजरी संवत जिसे 622 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो इन सभी को आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन जो संवत है वो है 58 ईसा पूर्व वाला विक्रम संवत। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम मास होता है वो होता है चैत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। शक संवत का जो कैलेंडर है इसमें अंतिम मास के रूप में हम लोग फाल्गुन को देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये है बाघ,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप एक बात ध्यान रखना कि इससे पहले यानी कि सन 1972 तक हमारा जो राष्ट्रीय पशु था वो हुआ करता था सिंह अर्थात शेर, लेकिन इसके बाद यानी कि सन 1973 से लेकर और अब तक हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पशु है वो है बाघ। ओके, 1972 से पहले शेर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 1972 तक जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो था शेर, लेकिन अब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बाघ को मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, यानी कि मोर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यही है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत से मिलते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है ये मध्य प्रदेश के मुरैना नामक जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों आप मुझे एक चीज़ बताइए जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। अगर आपको आंसर पता है तो भी ठीक है, अदरवाइज आप गूगल करके उसका आंसर ढूंढें और नीचे कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। आपको ये बताना है कि अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।